कक्षा में सबके सामने मैंने अपनी डेस्क पार्टनर को गले लगा लिया और आंखों में आंसू लिए उसे चूम लिया। अपने पिछले जीवन में मुझे टर्मिनल कैंसर का पता चला था, लेकिन किसी ने मेरी परवाह नहीं की। मेरी पत्नी ने भी मरने से पहले मुझ पर मुकदमा कर दिया, सिर्फ विरासत का ज्यादा हिस्सा पाने के लिए। अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक मुझे पता था कि मैंने एक खजाने जैसी लड़की को खो दिया है। गेमुक्सी, उसकी डायरी मेरे बारे में बातों से भरी हुई थी। उसने बिना कुछ मांगे मेरे लिए अपनी बोन मैरो भी डोनेट की, लेकिन वह मेरी विदाई को नहीं रोक सकी। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं, तो जो मैंने देखा वह एक नाजुक नैन नक्श वाली लड़की थी, जो अपनी चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। उस परिचित चेहरे को देखकर मैं अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाया। मैंने उसके कंधों को पकड़ा और अचानक उसे चूम लिया। उस पल पूरी कक्षा दंग रह गई। गेमुक्सी ने अपनी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह शर्मा गई और फिर उसने मुझ पर एक मानक जूडो थ्रो दांव आजमाया। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पीठ के दर्द ने मुझे पूरी तरह जगा दिया। अपने सहपाठियों के हैरान चेहरों को देखकर और उसे अब बोर्ड पर देखकर मैं आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं साल 2000 में वापस आ गया हूं। मुझे साफ याद है कि इस साल गेमुक्सी 18 साल की हो रही है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, चूंकि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। इस जीवन में मैं गेमुक्सी को दोबारा नहीं खोऊंगा। उस समय गेमुक्सी ने अपने लाल चेहरे के साथ मुझे घूरते हुए कहा, गिफेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रिवर्स जॉइंट लॉक लगा दिया। बताओ, तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया? मुझे तुरंत दर्द हुआ और मैं चिल्लाने लगा, पहले मुझे छोड़ो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। गेमुक्सी ने चारों ओर देखा। वाकई पूरी कक्षा हमें देख रही थी। वह इन नजरों से असहज हो गई, इसलिए उसे मुझे छोड़ना पड़ा और गुस्से में बोली, अगर यहां इतने सारे लोग ना होते तो मैं तुम्हें पक्का तोड़ देती। मैं उठा और अपनी कलाई रगड़ने लगा। गेमुक्सी मेरी यादों वाली वही जानी पहचानी बचपन की दोस्त थी। उसने अपना मुंह पोंछा और जिद करते हुए पूछा, बताओ, तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया? मेरे पास उससे कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन गेमुक्सी का गुस्सा चेहरा देखकर मैं सब कुछ निकल गया। अगर मैंने अभी उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया तो शायद मैं उसकी दोस्ती भी खो दूं। पहले मुझे उसकी भावनाओं का पता लगाना होगा। यह सोचकर मैंने एक बहाना बनाया। मैं सपना देख रहा था। मैंने सपना देखा कि तुम पानी के गड्ढे में गिर गई हो, इसीलिए मैं बहुत भावुक हो गया। वह अभी भी मुझे मारने के लिए हाथ उठा रही थी। ठीक उसी समय ट्यूटर जोसू कक्षा में आए। गेमुक्सी ने मुझे एक घूरती हुई नजर डाली और अनिच्छा से अपनी सीट पर वापस चली गई, और मेरी सीट उसके ठीक पीछे थी। मेरे दोस्त वेंटिये ने प्रशंसा से फुसफुसाते हुए कहा, भाई फेन, तुमने जो अभी किया वह कमाल था। तुमने कैंपस की सुंदरी गेमू को चूम लिया। इतनी बड़ी उपलब्धि, यह निश्चित रूप से पूरे स्कूल में जल्दी ही फैल जाएगी। उस पल मुझे एहसास हुआ, तो क्या मैं स्कूल के सभी लड़कों का दुश्मन बनने वाला हूं? अचानक एक चौक उड़ी और सीधे मेरे माथे पर लगी। जोसू ने मुझे घूरते हुए कहा, ऊपर आओ और इस समस्या को हल करो। बाकी सहपाठी मुझे देखने के लिए मुड़ गए। सब मुझे बेइज्जत होते देखना चाहते थे। मैं ऊपर जाने ही वाला था, तभी मैंने गेमुक्सी को एक तरफ से जवाब फुसफुसाते हुए सुना। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती है। यह लड़की अभी भी मेरी परवाह करती है, लेकिन इतनी छोटी सी समस्या मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा मुस्कुराया। मैं पोडियम की ओर गया, चौक उठाई और बोर्ड पर धारा प्रवाह जवाब लिख दिया। एक पल के लिए पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। सभी सहपाठी मुझे आश्चर्य से देख रहे थे, यहां तक कि गेमुक्सी का मुंह भी खुला का खुला रह गया। गिफेन का गणित का स्तर अचानक कैसे सुधर गया। जोसू ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे हल कर पाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे वापस अपनी सीट पर जाने का इशारा किया। मैं शरारत से मुस्कुराया और वापस बैठ गया। मैंने मन ही मन सोचा, जो मैंने अपने पिछले जीवन में सीखा था वह अभी भी बहुत उपयोगी है। उस पल गेमुक्सी ने मेरी तरफ एक नोट फेंका। मैंने उसे उठाया और देखा। उस पर लिखा था, याद रखना कि तुम पर मेरा एक एहसान उधार है। कागज के अंत में एक सुंदरे भाव का चित्र था। वह अभी भी मानती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। मेरी आंखें घूमी। मैंने एक नोट लिखा और उसे दे दिया।
जब गेमुक्सी ने नोट देखा तो वह तुरंत लाल हो गई और शर्म और गुस्से में अपना सिर मोड़ लिया। उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन आखिरकार उसने छिपकर नोट खोल लिया। तुम्हारे एहसान के अलावा मैं तुम पर एक चुंबन भी उधार हूं। तुम इसे जब चाहो मांग सकती हो। मैं इंतजार कर रहा हूं। गेमुक्सी ने गुस्से में नोट फाड़ दिया, मन ही मन बड़बड़ाते हुए। मूर्ख, क्या तुम मेरा फायदा उठाने की हिम्मत करते हो? मैं बाद में तुमसे हिसाब बराबर करूंगी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अचानक छुट्टी का समय हो गया। गेमुक्सी कक्षा से जल्दी बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि वह थोड़ी शर्मीली थी और मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। क्या मैंने उसे बहुत जल्दी उकसा दिया? इसका परिणाम उल्टा निकला। लगता है मुझे थोड़ा और संयम बरतना होगा। जल्दबाजी अच्छी नहीं है। फिर मैं स्कूल की पार्किंग में गया। जैसे ही मैं ताला खोलने और साइकिल निकालने वाला था, मुझे अचानक पता चला कि टायर पंक्चर है। धत, किसने मेरा टायर पंक्चर किया? उस समय गेमुक्सी अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रही थी, नाटक करते हुए कि वह वहां से निकल रही है। गेमुक्सी ने जानबूझकर कहा, ओह ओह, तुम्हारी साइकिल में हवा नहीं है? कितनी शर्म की बात है। लगता है तुम्हें घर पैदल जाना पड़ेगा। उसकी टोन सुनकर मुझे समझ आ गया कि पक्का उसी ने टायर पंक्चर किया है। मैं मन ही मन मुस्कुराया और सीधे पिछली सीट पर कूद गया। गेमुक्सी, चलो चलते हैं। गेमुक्सी ने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें किसने कहा कि मेरी साइकिल पर चढ़ो? जल्दी नीचे उतरो। मैंने डिठाई से कहा, मैं नहीं उतरूंगा, तुम मेरे साथ हो। जैसे ही मैंने बात खत्म की, गेमुक्सी ने अपने दो छोटे दांत दिखाते हुए मुंह बनाया। उसने मेरी बांह पकड़ी और काट लिया। मैंने जल्दी से एक हाथ से उसकी ठुड्डी थाम ली। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह मुझे काट नहीं पाई। हम गैरेज के पास खेलते खेलते लड़ने लगे, जिससे आसपास के सहपाठियों की नजरें हम पर टिक गईं। आसपास की टिप्पणियां सुनकर गेमुक्सी गुस्से से भर गई और फिर दांत पीसकर बोली, मैं बाद में तुम्हें ठीक कर दूंगी। यह कहकर उसने पैडल मारा और मुझे साइकिल पर बिठाकर चल दी। पिछली सीट पर बैठे हुए मेरा बायां हाथ धीरे से उसकी पतली कमर को सहला रहा था। ताजी वसंत की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। ऐसी है साल 2000 की वसंत ऋतु। 2 हफ्ते में तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। गेमुक्सी ने अपना सिर घुमाया और पूछा, मेरे लिए क्या उपहार तैयार किया है? मैं जोर से हंसा। नहीं, मैंने तो बस पूछ लिया। गेमुक्सी ने अचानक ब्रेक लगा दिए। चाहती थी कि मैं गिर जाऊं, लेकिन मैंने दोनों हाथों से उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए। यह कहना होगा कि गेमुक्सी की पतली कमर वाकई अद्भुत है और इसका एहसास बहुत अच्छा है। उसने धीरे से नाक सिकोड़ी। अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें गिरा दूंगी। मैंने तुरंत उसे शांत किया। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें इसके बाद आइसक्रीम खिलाऊंगा। 10 मिनट बाद गेमुक्सी मुझे दुकान पर ले गई और अंदर की तरफ चिल्लाई, आंटी हान, मुझे 2 पुरानी आइसक्रीम चाहिए। एक अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराते हुए बाहर आई, फ्रीजर से आइसक्रीम निकाली और हमें दे दी। इसलिए हम दुकान के सामने खड़े हो गए। हमने खाना शुरू किया। मैं गेमुक्सी की ओर मुड़ा, जो अपनी छोटी गुलाबी जीभ बाहर निकालकर मजे से आइसक्रीम चाट रही थी। मैं मुस्कुराया, जल्दबाजी मत करो, धीरे खाओ। यह सुनकर गेमुक्सी ने अपने 2 छोटे दांत दिखाए। मैं ऐसे ही खाना पसंद करती हूं, मुझे काटना भी पसंद है। उसके तुरंत बाद उसने आइसक्रीम का एक टुकड़ा काट लिया। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा। तुम मुझे क्यों देख रही हो? मुझे एक टुकड़ा दो, बस एक। मैंने तो सब चाट लिया है। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं नीचे का हिस्सा खा लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक टुकड़ा देती हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गेमुक्सी 2 बड़े टुकड़े काट लेगी। उसने आधे से ज्यादा खा ली, फिर अपनी जीत पर मुस्कुराई, मुड़ी, साइकिल पर बैठी और भाग गई। मैं अपने हाथ में बची आइसक्रीम के छोटे टुकड़े को देखते हुए दंग रह गया और चिल्लाया, गेमुक्सी, वहीं रुको। मैं जल्दी ही उसके पीछे इमारत के गलियारे में पहुंच गया। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे रोक लिया। मैं शरारत से मुस्कुराया, मेरी आइसक्रीम खाने के बाद भी तुम भागना चाहती हो? गेमुक्सी ने सिर उठाया और मुझे घूर कर देखा। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मैंने उसे दीवार के सहारे टिका दिया। हम बहुत करीब थे। हम लगभग एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। मैंने आंखें सिकोड़ी और पूछा, बताओ, तुम मुझे कैसे भरपाई करोगी? गेमुक्सी ने मुंह बनाया।
आज तुमने मेरा फायदा उठाया है। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा है। मैंने उसके सुंदर चेहरे और उसके रसीले लाल होंठों को देखा और थोड़ा खो गया। उस पल गेमुक्सी ने अचानक अपनी आंखें बड़ी कर लीं। एक पत्र? तुम्हारी मां आ गई है। क्या तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने के लिए उस चाल का उपयोग करना चाहते हो? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जैसे ही मैंने बात खत्म की, मैंने अपनी मां को गले लगा लिया। मेरी मां दंग रह गई। फिर उसने मेरे कान पकड़ लिए और पूछा, लड़के, क्या तुम फिर से बाहर मुसीबत में पड़ गए हो? मैं दर्द के बावजूद मुस्कुराया और कहा, मैं मुसीबत में नहीं पड़ा। तुम्हें गेमुक्सी से पूछने की जरूरत नहीं है। गेमुक्सी ने अपमानित होने का नाटक किया और कहा, आंटी, उसने मुझे परेशान नहीं किया। मेरी मां ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी। अच्छा, तुम फिर से सिक्सी को परेशान कर रहे हो? सिक्सी, डरो मत, मैं घर पर उसे देख लूंगी। ठीक है आंटी, तो मैं चलती हूं। गेमुक्सी ने चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा और सीढ़ियों से ऊपर दौड़ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में गेमुक्सी मुझे ही चकमा दे जाएगी। अगली सुबह मैंने साइकिल चलाई और गेमुक्सी को स्कूल ले गया। रास्ते में बहुत से छात्रों ने हमें देखा और फुसफुसाने लगे। मैं बहुत से लड़कों के दिल टूटने की आवाज सुन सकता था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी ओर गेमुक्सी उन पर टिकी नजरों से असहज महसूस कर रही थी। फिर हम साथ में कक्षा में गए। विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए केवल 2 महीने बचे थे। हम लगभग सभी विषय पूरे कर चुके थे। बाकी समय मुख्य रूप से मॉक टेस्ट और स्व अध्ययन के लिए था, ताकि परीक्षा से पहले सभी बिंदुओं को याद कर सकूं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं और अपने माता पिता को खुश कर सकूं। अध्ययन के आखिरी पीरियड में मैंने अपनी पैंट की जेब से एक युआन के कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। मेरे पास इस महीने की पॉकेट मनी में से केवल 8 युआन बचे थे। वह पैसे गेमुक्सी के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कक्षा के बाद मैं स्कूल के पास की व्यावसायिक गली में गया और अपने पिछले जीवन के पेशेवर कौशल का उपयोग करके एक वर्कशॉप में कंप्यूटर ठीक करने में मदद की। मैंने 600 युआन कमाए। मैं अपनी उत्तेजना और खुशी को रोक नहीं सका। अब गेमुक्सी का जन्मदिन का उपहार सुरक्षित था। इस बीच गेमुक्सी, जिसे नहीं पता था कि मैं कहां गया हूं, डेस्क पर झुकी हुई थी, बड़बड़ा रही थी। दुष्ट ये फेन अभी तक वापस नहीं आया है। वह कहां आवारागर्दी कर रहा होगा। अचानक खिड़की के बाहर बिजली और गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। गेमुक्सी बेचैन होकर मूसलाधार बारिश को देखती रही। दुष्ट ये फेन, लगता है वह छाता नहीं ले गया और उसकी साइकिल भी मेरी वजह से पंक्चर है। कहीं वह भीगकर चूजा न बन गया हो या किसी गड्ढे में न गिर गया हो। फिर गेमुक्सी ने 2 छाते लिए और गेट के प्रवेश द्वार पर गई। चौराहे की तरफ देख रही थी। उसने आधे घंटे से ज्यादा इंतजार किया, जब तक उसने मुझे आते नहीं देखा, और फिर उसका चेहरा एक मुस्कान से खिल उठा। उसके दिल में बड़ी राहत मिली। फिर छाता लिए वह गुस्से में मेरी तरफ आई। मैंने कहा, दुष्ट ये फेन, तुम कहां थे? तुम इतनी देर से क्यों लौटे? वह अपने दोनों हाथों से कुछ थामे हुए थी। मैंने कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी। हे, क्या तुम मुझे जानबूझकर इंतजार कर रही थी? गेमुक्सी के गाल लाल हो गए और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा था? तुम्हारे पास रेनकोट है और तुम पहनते नहीं हो। तुम बारिश में भीगना पसंद करते हो? क्या तुम पागल हो या क्या? बड़बड़ाते हुए वह पास आई और मुझे अपने छाते के नीचे ढक लिया। उसका छाता थोड़ा छोटा था, इसलिए हमें बहुत करीब खड़ा होना पड़ा। पूरी तरह से ढकने के लिए मैं उससे आने वाली ताजा सुगंध को सूंघ सकता था। डांट खाने के बावजूद मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या वह सच में मेरी परवाह करती थी? इस लड़की का मुंह सख्त है लेकिन दिल नरम है। गेमुक्सी थोड़ा करीब आई और मेरे हाथों में पकड़े रेनकोट पर ध्यान दिया। रेनकोट के अंदर क्या है? मैं शरारत से मुस्कुराया। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब हम छज्जे के नीचे पहुंचे, मैंने रेनकोट उठाया और गेमुक्सी की आंखों के सामने 1.30 मीटर का एक गुलाबी सुअर का खिलौना आ गया। जन्मदिन मुबारक हो! गेमुक्सी ने मुझे आश्चर्य से देखा। वह खिलौने को भीगने से बचाने के लिए बारिश में खुद भीगते हुए वापस आ गया। उसका दिल आश्चर्य और भावनाओं से भरा था। बहुत मीठा महसूस कर रही थी। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें यह रंग पसंद है? हां। क्या तुम्हें यह मॉडल पसंद है?
हाँ, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? मुझे मुझे पसंद है। अचानक उसे एहसास हुआ और उसके गाल जल उठे। दुष्ट येफेन, फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। उसने मेरे हाथों से गुलाबी खिलौना छीन लिया। मैं यह उपहार स्वीकार करती हूं। यह कहकर उसने एक छाता छोड़ दिया और खिलौने को गले लगाकर दौड़ती हुई चली गई। मैंने उसे पीछे से देखा। वह लाल और शर्मीली थी और मैंने गेमुक्सी को जन्मदिन का उपहार देने के बाद एक प्यारी सी मुस्कान दी। मैं 300 युआन के साथ खुशी खुशी घर वापस लौटा। मैंने अपने माता पिता के भोजन को बेहतर बनाने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने सब कुछ बचा लिया, यह कहते हुए कि यह कॉलेज के लिए है। मेज की ओर देखते हुए मैंने अपने चिंतित माता पिता को देखा और उनसे कहा, मां पापा, चिंता मत करो, अब मैं भी पैसे कमा सकता हूं। मेरी मां ने संतुष्टि की मुस्कान दिखाई। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मां बहुत खुश है। लेकिन तुम्हारा मुख्य काम बस प्रवेश परीक्षा पास करना है और एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर गेमुक्सी ने खिलौने को गले लगाया और बिस्तर पर इधर उधर लौटने लगी। दिल बहुत मीठा था। दुष्ट येफेन, वह अपने कमरे में वापस क्यों नहीं गया? वह इतनी देर से खाना खा रहा है। उस समय मेरी आवाज खिड़की के बाहर से आई, श्योक्सी, जल्दी बाहर आओ। गेमुक्सी गुलाबी सुअर को गले लगाकर बिस्तर से उठी। वह खिड़की के पास गई। आज तुमने जो मुझे उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं जूडो में 5th डैन ब्लैक बेल्ट हूं। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं अपनी तकनीकें अपनाऊंगी। गेमुक्सी थोड़ा नाक सिकोड़ी, जबकि उसने खिलौने को अभ्यास वस्तु के रूप में उपयोग किया, कई तकनीकें अपनाते हुए। इस दृश्य को देखकर मैं लार निगले बिना नहीं रह सका। निश्चित रूप से गेमुक्सी में हिंसक प्रवृत्तियां हैं। अगर उसने कभी ये तकनीकें मुझ पर इस्तेमाल की तो यह बहुत बुरा होगा। उस समय गेमुक्सी ने पूछा, गॉडफादर, मैंने संक्षेप में बताया कि मैंने पैसे कैसे कमाए। गेमुक्सी शांत हो गई और उसकी आंखें चमक उठीं। ओह वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कुशल हो। तुम भी सीख सकती हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। यह सुनते ही गेमुक्सी दंग रह गई। उसने गुलाबी सुअर के गले को पकड़ा और गुस्से में उसे ऊपर उठा लिया। तुम मुझसे शर्त रखने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं गठबंधन की बॉस प्रमुख हूं। यह शैतान लड़की वाकई में पंगा लेने लायक नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं बिना किसी शर्त के सिखाऊंगा। गेमुक्सी ने गुलाबी सुअर को नीचे रखा और संतुष्टि के साथ कहा, यह हुई ना बात। मुझे रूमाल से अपनी नाक पोंछते देख वह हैरान रह गई। क्या तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? मैंने नाक पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस बारिश में भीगने की वजह से थोड़ी ठंड लग गई। सो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। दुष्ट येफेन, मेरे लिए उपहार खरीदने के चक्कर में बीमार पड़ गए। तुम वाकई बहुत बड़े मूर्ख हो। जल्दी से आराम करो। यह कहकर गेमुक्सी ने पर्दा बंद कर लिया। डेस्क के सामने बैठी वह अभी भी चिंता किए बिना नहीं रह सकी। अगर दुष्ट येफेन ने सर्दी की दवा नहीं ली तो रात में उसे बुखार हो जाएगा, और अगर बुखार के कारण उसका दिमाग खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर वह पागल हो गया तो अपना ख्याल कैसे रखेगा? और अगर वह खुद का ख्याल नहीं रख पाया और उसे कुछ हो गया, हे भगवान, परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसलिए वह मेरे लिए सर्दी की दवा लेने चली गई। अगली सुबह गेमुक्सी हमेशा की तरह कपड़े सुखाने वाली छड़ी लेकर मेरी खिड़की खटखटाने आई। आलसी, जल्दी उठो, अगर नहीं उठे तो देर हो जाएगी। मैं नींद भरी आंखों के साथ खिड़की पर दिखाई दिया। चलो गेमुक्सी। गेमुक्सी ने मुझे जल्दी करने के लिए कहा। कितने आलसी हो, जल्दी जाकर अपना मुंह धो और ब्रश करो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट नाश्ता लाई हूं। उसने चिंता के साथ पूछना नहीं भूला, तुम कैसे हो? क्या अब बेहतर महसूस कर रहे हो? मैंने अंगड़ाई ली और मुस्कुराया। तुम्हारी कल रात वाली दवा की बदौलत अब काफी बेहतर हूं। शुक्रिया गेमुक्सी। उसने अपनी छाती पर हाथ मारा। कोई बात नहीं, मैं इतनी वफादार हूं। जाते समय वह प्यार से बना नाश्ता ले जाना नहीं भूली। उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी बैकपैक लेकर बाहर निकला। गेमुक्सी ने मुझे बाहर आते देखा और गर्व से नाक सिकोड़ी। फिर वह मुड़ी और सीढ़ियां उतर गई। मैंने मन ही मन मुस्कुराया। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? नीचे पहुंचने पर आकाश बस साफ होने लगा था।
पूर्व में कुछ बहुत ही खूबसूरत आग जैसी बादल छाए थे। गेमुक्सी, देखो, वे बादल कितने प्यारे हैं। उसने ऊपर देखा और उन बादलों को देखकर प्रभावित हो गई। उसने आह भरी, काश मेरे पास फोन होता तो मैं इनकी फोटो खींच लेती। तुम क्या सोच रही हो? कैमरे से फोटो खींची जा सकती है, फोन से नहीं। तुम बुखार की वजह से बड़बड़ा रहे हो। गेमुक्सी के इस कठोर प्रहार ने मुझे दंग कर दिया। सही है, उस समय के फोन वास्तव में फोटो नहीं खींच सकते थे। मैं मुस्कुराया। कौन जानता है, शायद भविष्य में ऐसे फोन हों जो फोटो खींच सकें। गेमुक्सी ने साइकिल की बाईं टोकरी की ओर इशारा किया। कौन जानता है, वैसे यह तुम्हारा नाश्ता है, भ्रमित मत होना। यह बाईं ओर वाला तुम्हारा है, दाईं वाला मैं पहले ही खा चुकी हूं। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और मुस्कुराया। इसमें क्या है, बचपन से मैंने तुम्हारा बहुत कुछ खाया है। उदाहरण के लिए वो लॉलीपॉप जो तुमने पहले ही चूसे थे। यह सुनते ही गेमुक्सी ने हैंडल बार छोड़ दिया। और तुम अब भी यह बोलने की हिम्मत रखते हो? जल्दी नीचे उतरो। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगी? तुम एक बीमार व्यक्ति की देखभाल नहीं कर सकते। यह सुनकर गेमुक्सी ने अपनी मुट्ठी भींची। उसने हड्डियों के चटकने जैसी आवाज निकाली। बकवास बंद करो। क्या तुम मेरा डेथ लॉक, मृत्युदांव, आजमाना चाहते हो? जैसे ही मैंने बात खत्म की, मैं जल्दी से अगली सीट पर चढ़ गया। अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ले चलूं। अगर मैंने एक और कदम उठाया होता तो पक्का अपना हाथ तुम पर चला देती। यह बेहतर है। शुक्र है कि तुम समझदार हो। गेमुक्सी गर्व से पिछली सीट पर बैठ गई। चलो छोटी पगली, अपने प्यार को स्कूल ले जा रहा हूं। तैयार हो जाओ महारानी। यह सुनते ही गेमुक्सी ने मेरी कमर पर चुटकी काट ली। दर्द ने मुझे तुरंत चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह हंसी मजाक करते हुए हम स्कूल पहुंच गए। दोपहर में शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान मैं गेमुक्सी के पास गया और कहा, तुम्हारी टांगें हाथी के पैरों जैसी लगती हैं। यह कहकर मैं मुड़ा और भागने लगा। गुस्से में गेमुक्सी ने सीधे मेरा पीछा किया और हम दोनों मैदान में इधर उधर दौड़ने और खेलने लगे। उस समय गेमुक्सी ने अपने प्यारे दांत दिखाए और पंजे और दांतों के साथ मुझ पर टूट पड़ी। दुष्ट येफेन, अपनी जान मुझे सौंप दो। उसने मुझे एक घातक क्रॉस लॉक लगा दिया। एक ही झटके में उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और अपने हाथों से मेरे सिर को मजबूती से पकड़ लिया। मैं उस लॉक के कारण लगभग दम घुटने लगा था। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मैं मर रहा हूं। गेमुक्सी ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। क्या तुम अभी भी ऐसा बोलने की हिम्मत करते हो? हांफते हुए उसने मुझे एक लात मारकर दूर कर दिया। तुम बहुत नीच इंसान हो। तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की। तुम बहुत बुरे हो। मैंने अपने कूल्हे रगड़े, उठा और कहा, जल्दबाजी मत करो, आवेग एक शैतान है। गेमुक्सी ने अपनी छोटी मुट्ठी रगड़ी और शरारत से मुस्कुराई। विरोध मत करो, संघर्ष मत करो, दर्द जल्दी गुजर जाएगा। इस दृश्य को देखकर मैं मुड़ा और दौड़ पड़ा। गेमुक्सी भी जोर से चिल्लाई। पीछा शुरू हो गया। हम दोनों के शोर ने तुरंत सहपाठियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। चेन जियाजिया ने हम दोनों को खेलते हुए देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। वे वास्तव में विपरीत स्वभाव के जोड़े की तरह दिखते हैं। स्कूल के बाद हम साइकिल शेड में गए और मैं कुशलता से गेमुक्सी की साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया। चलो छोटी सिक्से। और फिर मैंने धीरे से उसकी पतली कमर को पकड़ लिया। उसकी कमर वाकई बहुत पतली थी। मैं उसे गुदगुदी करने से नहीं रोक सका और अचानक वह चीख उठी। गेमुक्सी जोर से हंसी। कितने बुरे हो दुष्ट येफेन! मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हें काट लूंगी। नहीं तो मैं तुम्हें घर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैंने गेमुक्सी की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा वजन कितना है? मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना चाहता हूं। तुम हमेशा यूनिफॉर्म पहनती हो। क्या तुम कुछ सुंदर नहीं पहनना चाहती? यह सुनकर गेमुक्सी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। बेमतलब के पैसे बर्बाद मत करो। तुम्हें अभी कॉलेज के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे तुम्हारे खरीदे हुए किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। यह लड़की अभी परिवार का हिस्सा बने बिना ही मेरे पैसे बचाने का तरीका जानती है। कितनी प्यारी है। चलते बात करते हुए हम जल्दी ही घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही गेमुक्सी सीधे अलमारी में घुस गई और सब कुछ उलट पुलट कर तलाशी लेने लगी। वह खुद से बड़बड़ा रही थी, मैं कोई लड़का, टॉमबॉय नहीं हूं।
काफी देर तक खोजने के बाद उसे वाकई कोई अच्छी ड्रेस नहीं मिली। गेमुक्सी निराश होकर बिस्तर पर लेट गई। वह भी सुंदर कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन वह अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि इससे परिवार का बोझ बढ़ जाता। उसी समय गेमुक्सी की मां अंदर आई और बोली, कल तुम्हारे पिता और मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। इन 3 दिनों में घर पर अपना ख्याल रखना। फिर मैं येफेन से कहूंगी कि वह कुछ दिनों के लिए यहां आकर तुम्हारे साथ रहे, ताकि तुम दोनों पढ़ाई में एक दूसरे पर नजर रख सको। गेमुक्सी पहले तो दंग रह गई, फिर हैरानी से चिल्लाई, क्या येफेन मेरे साथ पढ़ने आने वाला है? उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसके माता पिता घर पर नहीं थे, केवल वह और येफेन घर पर थे, एक लड़का और एक लड़की अकेले। बस यह सोचकर ही उसे लगा कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। श्रीमती गेमुक्सी ने मुस्कुराकर पूछा, हां, क्या तुम्हें येनगे येफेन के साथ खेलना पसंद नहीं है? गेमुक्सी ने लाल होते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। श्रीमती गेव ने तुरंत भांप लिया कि वह थोड़ी शर्मिंदा है और मुस्कुरा दी। तो ठीक है, मैं अभी जेन को ढूंढने जाती हूं। रात में खाना खाने के बाद मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। जब मैंने खोला तो मैंने गेव की मां को मुस्कुराते हुए देखा। श्याओफेन, आंटी को काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं सिक्सी को घर पर अकेले छोड़ने में सहज महसूस नहीं कर रही हूं। क्या मैं तुम्हें उसे इन 3 दिनों तक संभालने के लिए कह सकती हूं? यह सुनते ही मेरी आंखें उत्साह से चमक उठीं। चिंता मत कीजिए आंटी, मैं मुक्सी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। गेव की मां ने संतुष्टि के साथ मेरे सिर पर हाथ फेरा। तुम कितने अच्छे हो श्याओफेन, तो यह काम मैं तुम्हें सौंपती हूं। यह सोचकर कि अगले 3 दिनों तक मुझे मुक्सी की देखभाल करनी है, मैं बहुत अच्छे मूड में आ गया। लड़का और लड़की अकेले? गेमुक्सी, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। हा हा हा। उसके बाद मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में चला गया। एक झटके में मैंने पर्दा हटाया और गर्व से गेमुक्सी को चिल्लाकर कहा, हेलो छोटी सिक्से, तुम्हारी मां ने अभी अभी मुझे 3 दिनों तक तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। तुम अपनी पढ़ाई दोहरा लो। गेमुक्सी मेरी ऐसी मजाकिया मुस्कान देखकर भुनभुनाई। अगर तुमने मेरी मां की बातों का इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया, तो तुम दोबारा मेरे मॉर्टल सबमिशन लॉक घातक दांव का स्वाद नहीं चख पाओगे। मैं कोमलता से मुस्कुराया। गेमुक्सी, तुम क्या सोच रही हो? ज्यादा से ज्यादा मैं तुमसे कुछ पकाने के लिए कहूंगा। तुरंत गेमुक्सी गुस्सा हो गई। मूर्ख, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी। और उसने तुरंत पर्दा गिरा दिया। गुलाबी सुअर पिगी को पकड़ा और उसे अपने सबमिशन लॉक में जकड़ लिया। दुष्ट येन, मैं तुम्हें कुचल दूंगी, उसने खिलौने वाले सुअर के सिर को दबाते हुए कहा। काफी देर बाद वह रुकी। रात के खाने के समय मैंने गेमुक्सी को मेरे घर के सोफे पर बहुत आज्ञाकारी तरीके से बैठे देखा। उसका हाव भाव इतना विनम्र था जैसे कि वह कोई और ही इंसान हो। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके बगल में बैठ गया। करीब आते ही मुझे एक हल्की खुशबू आई। पता नहीं वह उसके शरीर की महक थी या उसके बालों के परफ्यूम की। उसके गर्म गालों को देखकर मैं अपनी उंगलियों से उसे हल्के से छुए बिना नहीं रह सका। गेमुक्सी ने तुरंत अपना असली स्वभाव दिखाया। उसने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझसे हाथापाई करने लगी। अगले ही पल मेरी मां रसोई से प्लेटें लेकर बाहर आईं। गेमुक्सी ने उन्हें देखते ही तुरंत हाथ हटा लिए और मीठी आवाज में बोली, आंटी का खाना कितनी अच्छी खुशबू दे रहा है। यह दृश्य देखकर मैं संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि मुझे गेमुक्सी का कमजोर पॉइंट मिल गया है। रात के खाने के दौरान मैं उसे छोटे छोटे इशारों से परेशान करता रहा, यह देखते हुए कि वह फटने वाली है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मैं जोर जोर से हंसने लगा। पेट भरने तक खाने के बाद गेमुक्सी ने बर्तन धोने और मेज साफ करने में मदद की। फिर वह पढ़ने के लिए अपने घर वापस चली गई। मैं अपना बैग लेने अपने कमरे में गया और गेमुक्सी के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि गेमुक्सी कपड़े बदल रही थी। गेमुक्सी हैरान रह गई। ओह दुष्टियेन, बिना खटखटाए कैसे अंदर आ गए? और वह अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी।
उसने अपने सीने की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। अगर उसे लगता है कि मैं छोटी हूं, हाँ, मैं क्या सोच रही हूं। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर वह दरवाजे पर आई और मुझे घूर कर देखा। अंदर आओ। मैंने एक हल्की हंसी छोड़ी और गेमुक्सी के कमरे में चला गया। दरवाजा पार करते ही मुझे एक अनोखी खुशबू आई जो बिल्कुल गेमुक्सी की गंध जैसी थी। मुझे खोया हुआ देखकर गेमुक्सी ने अपनी आंखें घुमाई। वहां क्या खड़े हो, कुर्सी लाओ और पढ़ना शुरू करो। तो हम दोनों एक साथ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद गेमुक्सी ने अचानक पूछा, येन, तुम यूनिवर्सिटी में कौन सा विषय पढ़ना चाहते हो? बिना सोचे मैंने जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस, ये भविष्य का ट्रेंड है। फिर मैंने गेमुक्सी से पूछा। वह जवाब देने ही वाली थी कि मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया। तुम आर्किटेक्चर कहना चाहती थी, है ना? गेमुक्सी ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था। तुम्हें कैसे पता? रहस्यमयी तरीके से मैंने जवाब दिया। सच कहूं तो मैं भविष्य बताने का उस्ताद हूं। भाग्य, आट्रिग्राम, हस्तरेखा विज्ञान, मैं सब जानता हूं। मुझे इतनी गंभीरता से बकवास करते देख गेमुक्सी खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे अपनी हाथ की रेखाएं देखने दो और तुम जान जाओगी। गेमुक्सी थोड़ी उलझन में अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उस हाथ की त्वचा बर्फ जैसी सफेद और हल्की गुलाबी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ मुलायम था, बिना किसी कठोरता के, चिकना और कोमल, जिसे छूना बहुत सुखद था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी हथेली को उसकी हथेली पर फिसलाया। गेमुक्सी ने बेचैनी से कहा, दुष्ट येन, क्या तुम्हें हस्तरेखा देखनी आती है या नहीं? मैंने एक उंगली अपने होठों पर रखी। चुप रहो। मैं उसे महसूस करने में केंद्रित था। उसकी हथेली की रेखाओं ने गेमुक्सी की जिज्ञासा जगा दी। तुम्हें क्या संकेत मिले? रहस्यमयी तरीके से मैंने कहा, मैंने पाया कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कमी है। क्या कमी है? तुम्हारे जीवन में मैं कम हूं। गेमुक्सी शर्माते हुए मुझे एक चपत मारी। मुझे दर्द हुआ और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। गेमुक्सी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मेरे जीवन में तुम कम हो। फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें एक मॉर्टल लॉक लगाती हूं। गेमुक्सी ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया, हार मानने से इनकार कर दिया। गेमुक्सी ने मुझे अपने नीचे दबा लिया और बेपरवाही से मुस्कुराई। चिल्लाओ, जितना चाहो उतना चिल्लाओ। भले ही तुम चिल्लाकर अपना गला बैठ लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, उसे नीचे खींचा, अपने होंठ सिकोड़े और चूमने के लिए उसके चेहरे के करीब गया। गेमुक्सी अचानक पूरी लाल हो गई और एक लात मारकर मुझे बिस्तर से नीचे धकेल दिया। तुम बहुत बड़े परवट, कामुकन हो। मैं दर्द से चिल्लाया। मैं फर्श से उठा। गेमुक्सी, तुम कितनी हिंसक हो। गेमुक्सी को लगा कि उसके गाल जल रहे हैं और दिल तेजी से धड़क रहा है। दुष्ट येफेन, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो कृपया एक गेंद की तरह बन जाओ और जितनी कम फ्रिक्शन हो सके उतनी आसानी से लुढ़क जाओ। यह सुनकर मैंने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। 1 घंटे बाद मैंने अपना होमवर्क पहले पूरा कर लिया। गेमुक्सी ने मुझे हैरानी से देखा। तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो? मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। गेमुक्सी, क्या तुम इसे कहने का तरीका नहीं बदल सकती? उदाहरण के लिए तुम कह सकती हो, तुम कितने बुद्धिमान हो। गेमुक्सी ने इशारा समझ लिया। वह शर्मा गई और थू थू करने लगी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं मुड़ा और उसके बिस्तर पर कूद गया। कितना आरामदायक, तुम्हारा बिस्तर अब मेरा है। तुम अपना होमवर्क जारी रखो। आखिरकार मैं चादर ओढ़कर लेट गया। एक अनोखी और कोमल खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। यह चादर गेमुक्सी की खुशबू से भरी थी। तुम बदबूदार हो, तुमने मेरी पूरी चादर गंदी कर दी। मैं हंसा। ठीक है, तो मैं लेटने आया हूं। वैसे मैं पहले भी तुम्हारे बिस्तर पर सो चुका हूं। गेमुक्सी अचानक जोर से हंस पड़ी। यह कहकर मुझे याद आया, जब तुम छोटे थे तुम मेरे बिस्तर पर पेशाब कर देते थे और तुम्हें डर था कि मेरी मां को पता चल जाएगा।
जब तुम जागते थे तो तुम दाग को कपड़ों से ढक देते थे। वो चेहरा जो तुमने बनाया था वह मुझे जीवन भर याद रहेगा। मैंने भी पलटवार किया। मुझे भी तुम्हारी एक शर्मनाक बात याद है। जब तुम स्कूल से घर लौटी तो तुमने कुत्ते की पॉटी पर पैर रख दिया था। तुमने उसे साफ करने की हिम्मत नहीं की और जूते फेंक दिए। फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हें सजा दी और तुम मेरे कमरे में छिपने आई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के राज खोलना शुरू कर दिया, जब तक कि हम दोनों के पेट में चूहे नहीं दौड़ने लगे। हमारे पेट ने विरोध में शोर मचाया और फिर हमने कुछ खाने के लिए एक युद्ध विराम की घोषणा की। मेरी उकसावे पर गेमुक्सी ने खुद खाना पकाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह रसोई में गई वह खो गई। ये नूडल्स कैसे पकाए जाते हैं? अगर यह ठीक नहीं बना तो दुष्ट येफेन पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दुष्ट येफेन को मुझे कम आंकने का मौका कैसे दे सकती हूं? चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे करना ही होगा। रसोई के बाहर मैं सोफे पर आराम से बैठा था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब गेमुक्सी नूडल्स पकाकर लाएगी। नूडल्स उबालना इतना आसान काम है। पक्का वह अच्छा बनाएगी। मुझे बस खाने का इंतजार करना है। कितनी खुशी की बात है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जो खाना बनाना जानती है। रसोई में गेमुक्सी सलाद काट रही थी, तभी उसे जलने की महक आई। उसे अचानक एहसास हुआ कि नूडल्स बर्तन में उबल रहे हैं। उसने जल्दी से ढक्कन उठाया और देखा कि नूडल्स पूरी तरह चिपक गए थे। उसने सोचा कि शायद अभी भी खाए जा सकते हैं और अंत में थोड़ा और पानी डाल दिया। उसने उबालना जारी रखा और फिर सब कुछ एक साथ डाल दिया, सब्जियां और अंडा, सब एक बार में। फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम आया, मसाला डालना। उसने एक काली तरल की बोतल उठाई और सोचा कि खट्टे मीठे नूडल्स तो भूख जरूर बढ़ाएंगे, इसलिए उसने चीनी ढूंढकर एक मुट्ठी डाल दी। अंत में उसने सोया सॉस और नमक डाला और मिलाया। थोड़ी देर बाद कुछ काले चिपचिपे और अंडे वाले नूडल्स तैयार थे। उसने एक बड़े कटोरे को कपड़े से पकड़ा, उसे मेज पर रखा और चिल्लाई, नूडल्स खा लो, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट नूडल्स। गेमुक्सी की आवाज सुनकर मैं लगभग बेहोश हो गया। मैं उम्मीदों के साथ डाइनिंग रूम की ओर दौड़ा, लेकिन काले नूडल्स के उस बड़े कटोरे को देखकर मैं दंग रह गया। वह चिपचिपा तरल, वे गहरे और फीके नूडल्स, वह अजीब सा तैलीय चमक, सब कुछ एक डार्क किचन की आभा दे रहा था। मैंने अपने होठों के कोने मोड़े। ये तुमने बनाया है? मैंने पूछा। जुमुक्सी गर्व से मुस्कुराई। हां, और मैंने इसे एक बहुत सुंदर नाम दिया है। इसका नाम है अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट अंडे वाले नूडल्स जो आत्मा चुरा लेते हैं। इसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। इसके तुरंत बाद उसने मुझे कुर्सी की ओर धकेला। इसे अभी खाओ। और उसने मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैंने हिम्मत जुटाई और एक निवाला खाया और मेरा पेट तुरंत फट गया। जू मुक्सी ने अपना चेहरा सिकोड़कर अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। यह पहली बार था जब उसने नूडल्स बनाए थे और वह जानना चाहती थी कि स्वाद मुझे पसंद आया या नहीं। लेकिन उसने मुझे सिर्फ खांसते हुए देखा और मैं भागकर बाथरूम में उल्टी करने चला गया। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मेरा चेहरा थोड़ा पीला था। मैंने गुस्से में जू मुक्सी की ओर इशारा किया। जू मुक्सी, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी या कर्ज है कि तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत की? जू मुक्सी ने जिज्ञासा से पूछा। क्या यह वास्तव में इतना बुरा है? मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। जू मुक्सी, मैंने विशेष प्रशिक्षण लिया है। यह कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, जब तक कि यह हद से ज्यादा बुरा ना हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद छक कर देखो। इसके अलावा नूडल्स के अंदर अंडे के छिलके भी हैं। यह भी तुम्हारी एक गुप्त रेसिपी है। जू मुक्सी को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने मेरे कांटे लिए और नूडल्स का एक निवाला छका। जिस क्षण वे उसके मुंह में गए, उसे स्वादों का एक जबरदस्त मिश्रण महसूस हुआ। खट्टा, मीठा, नमकीन और जलने का एक भयानक स्वाद। उन सभी जटिल स्वादों ने उसके पेट में हलचल मचा दी और वह भी भागकर बाथरूम में उल्टी करने चली गई। काफी देर बाद वह दीवार के सहारे बाहर आई। जू मुक्सी ने मुझे एक असहज मुस्कान के साथ देखा। कुछ देर पहले वह मेरे सामने शेख ही बघार रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी विफल हो जाएगी। मैंने उसके प्रयासों का मजाक नहीं उड़ाया। हम दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट अंडे वाले नूडल्स बनाए, जिससे जू मुक्सी बहुत संतुष्ट हुई। पता चला कि नूडल्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है। पेट भरकर खाने के बाद
हम कुर्सियों पर बैठ गए और चर्चा करने लगे कि बर्तन कौन धोएगा। अंत में हमने इसे पत्थर, कागज, कैंची से तय किया। मैं मन ही मन मुस्कुराया, यह अंदाजा लगाते हुए कि वह पत्थर निकालेगी, लेकिन फिर भी मैंने कैंची चुनी। जू मुक्सी एक बच्ची की तरह खुशी से उछल पड़ी। उसके मुलायम और चमकदार काले बाल धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसका सुंदर और आकर्षक चेहरा एक प्यारी मुस्कान बिखेर रहा था। मैं उसे देखते हुए थोड़ा खो गया, सोचते हुए मुझे पहले वह इतनी सुंदर क्यों नहीं लगी। दूसरों के सामने वह कैंपस की ठंडी और सुरुचिपूर्ण सुंदरता थी, लेकिन मेरी आंखों में वह केवल एक हिंसक लड़की थी जिसे मेरे साथ चिपकना पसंद था। कभी कभी सच्चा खजाना आपके ठीक बगल में होता है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। मैंने उसे देखा और मेरे होंठों के कोने पर एक गर्म मुस्कान आ गई। येन, जल्दी जाओ और बर्तन धो लो। बर्तन धोने के बाद मैं तुम्हारी अंग्रेजी दोहराने में मदद कर सकता हूं। बर्तन समेटने के बाद हम कमरे में वापस गए और अंग्रेजी दोहराना जारी रखा। मुक्सी, अंग्रेजी में एक वाक्य है जिसे मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसका क्या मतलब है? कौन सा वाक्य? इस वाक्य का क्या मतलब है यह भी तुम्हें नहीं पता। आई लव यू। मैं भी। जी फेन, तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें मारूंगी। अगली सुबह ज्यू मुक्सी ने उठते ही सबसे पहले कपड़े सुखाने वाली छड़ी का इस्तेमाल मेरी खिड़की को पीटने के लिए किया। जी फेन, उठ जाओ, सूरज तुम्हारे पिछवाड़े को जला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह फिर से पीटने वाली थी, उसने पाया कि मेरी मां खिड़की पर दिखाई दी। उस समय वह शर्म से सन्न रह गई। मेरी मां ने अपना मुंह ढका और मुस्कुराई। येन जल्दी बाहर खेलने चला गया। जू मुक्सी ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया और तुरंत पर्दा बंद कर दिया। येन, तुम बेवकूफ हो, बिना बताए खेलने चले गए। जू मुक्सी ने कपड़े बदले और अचानक देखा कि खाने की मेज पर कुछ रखा है। करीब जाने पर उसने एक शानदार नाश्ता देखा और उसके साथ एक नोट था। जू मुक्सी, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदा है, इसे खाना याद रखना। जू मुक्सी ने नोट की ओर देखा। उसे अपने दिल में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। एक गर्माहट ने उसे घेर लिया। येन, तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हारी पसंद अच्छी है। इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूं मिस्टर। उस समय मैं एक बहुत व्यस्त कमर्शियल स्ट्रीट में था। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद 2 महीने से अधिक की छुट्टियों का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमाने के लिए एक उपयुक्त जगह किराए पर लेने की तलाश में था। फिर मैंने 900 युआन में 5 महीने के लिए एक जगह किराए पर ली और फिर एक कंप्यूटर वर्कशॉप में गया। मैंने पूरी दोपहर बिताई, 6 कंप्यूटर ठीक किए और 2700 युआन और कमाए, जो मेरी शुरुआती पूंजी के लिए पर्याप्त थे। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 7 बज चुके थे। दरवाजा खोलते ही मुझे खाने की खुशबू आई। जू मुक्सी सोफे पर बैठकर चुपचाप टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जी फेन, तुम गुआंटी के साथ कहां गए थे? तुमने मुझे साथ भी नहीं लिया। उसके लहजे में थोड़ी श्रेष्ठता महसूस हो रही थी। मैं करीब गया और धीमी आवाज में मजाक किया, हमने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ कंप्यूटर ठीक करने गया था। क्या? सिर्फ आधा दिन मुझे नहीं देखा? क्या तुम मुझे याद कर रही हो? जू मुक्सी का चेहरा लाल हो गया और वह सिकोड़ कर बोली, क्या? तुम बहुत भ्रम में हो। तुम्हें कौन याद करेगा? केवल एक बेवकूफ ही तुम्हें याद करेगा। फिर वह मुस्कुराई और मुझसे कहा, जी फेन, रात के खाने के बाद मेरे साथ चलना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं हैरान रह गया। क्या चीज? जू मुक्सी रहस्यमयी अंदाज में, रात के खाने के बाद पता चल जाएगा। मैंने अपना सिर खुजलाया। यह लड़की क्या रहस्य रच रही है? रात के खाने के बाद उत्सुक होकर मैंने सीढ़ियों के नीचे जू मुक्सी का पीछा किया। उसने पीछे से मेरी आंखों को ढक लिया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक खाली जमीन पर ले गई। मैंने उसका मुलायम हाथ पकड़ लिया। इस हाथ को पकड़ना कितना सुखद है। जू मुक्सी शर्मिंदा होकर मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे एक चोरों वाली नजर से देखा। यह शातिर जीफेन बहुत परेशान करने वाला है। फिर सीढ़ियों के कोनों से उसने एक साइकिल निकाली, ब्रांड न्यू फेनिक्स। उसने इसे खरीदने के लिए अपने 2 साल के लाल लिफाफों के सारे पैसे खर्च कर दिए थे। येन की साइकिल बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि मेरे लिए एक खरीद ले ताकि मैं भी एक नई साइकिल चला सकूं। जू मुक्सी को मेरी हैरानी भरी प्रतिक्रिया का इंतजार था और फिर उसने कहा, शातिर जीफेन, अपनी आंखें खोलो और देखो।
उन्हें खोलते ही मैंने जू मुक्सी को एक नई साइकिल पकड़े हुए एक बड़ी मुस्कान के साथ मुझे देखते हुए पाया। मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। मैं तुम्हारे इस उपहार का फायदा कैसे उठाऊं? जू मुक्सी ने मेरी अभिव्यक्ति देखकर हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? जू मुक्सी की निराश अभिव्यक्ति को देखकर मैंने बहुत उत्साहित होने का नाटक किया। मुझे यह बहुत पसंद नहीं है, जू मुक्सी ने झिड़क कर कहा। तुम और अधिक झूठे हो सकते हो। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं इसे कल वापस कर दूंगी। यह कहते हुए वह इसे ले जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने जल्दी से उसे रोक लिया और रोने का नाटक किया। मैं बहुत भावुक हूं। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वह बहुत कोमल है, लेकिन जू मुक्सी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। ये लो, घातक क्रॉस कुंजी, ताकि तुम मुझे फायदा उठाने की हिम्मत करो। मैं दर्द से चिल्लाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, जू मुक्सी, तुम गलत समझ रही हो। जू मुक्सी के गाल एक पके हुए आड़ू की तरह लाल थे। शातिर जीफेन, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम क्या साजिश रच रहे हो। सारा दिन सिर्फ मुझे परेशान करने के बारे में सोचते हो। जब हम गले लगकर मजाक कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से मेरी मां की हैरान आवाज सुनाई दी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम जम गए। मैंने अपनी मां को कचरे की थैली के साथ हमें पूर्ण आश्चर्य के भाव से देखते हुए देखा। उस क्षण जू मुक्सी और मैं दोनों बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। जू मुक्सी ने जल्दी से मुझे छोड़ दिया और कहा असहज होकर, आंटी, कचरा बाहर फेंक रही थी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मेरी मां ने मुझे फिर से घूर कर देखा। सिक्सी को परेशान कर रहे हो? मैंने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। सच में नहीं, हम बस खेल रहे थे। मेरी मां ने चेतावनी दी, अच्छी बात है, सिक्सी को चोट मत पहुंचाना। यह कहकर वह मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ गई। जैसे ही मेरी मां ऊपर गई, जू मुक्सी वापस दौड़कर आई। तुम्हारी मां ने कुछ नहीं कहा। मैं मुस्कुराया और कहा, उसने कहा कि भविष्य में तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती। जू मुक्सी ने तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लिया। हम एक स्टॉल के सामने रुक गए। विक्रेता ने दयालुता से कहा, मैडम, अपने प्रेमी से पूछो। आखिर उसे यह देखना है। मुझे खुशी से हंसी आ गई। मैडम, आपके पास क्या अच्छा है? क्या आप भी सोचती हैं कि हम एक अच्छी जोड़ी हैं? जू मुक्सी अचानक शर्मा गई। मैडम, वो मेरा प्रेमी नहीं है। विक्रेता ने विश्वास न करने वाला चेहरा बनाया। खरीदने के बाद हम खेलते हुए निकल गए। स्टॉल से दूर जाते ही विक्रेता ने मिली जुली मुस्कान के साथ देखा। ये दोनों बच्चे कहते हैं कि वे प्रेमी नहीं हैं। अंत में मैंने जू मुक्सी को स्ट्रीट स्टॉल पर कबाब खिलाए। जू मुक्सी ने अपना मुंह खाने से भर लिया। मैंने लापरवाही से एक नैपकिन लिया। मैंने धीरे से उसके होंठों के कोनों को साफ किया। जू मुक्सी वहीं जम गई। उसने अपनी बड़ी नम आंखें खोलीं, आश्चर्य से मेरे चेहरे को देखा। मुझे इतना केंद्रित और सावधान देखकर उसका दिल अचानक धड़क उठा। उस समय उसे अचानक लगा कि मैं थोड़ा सुंदर हूं। उसने मेरी गर्म उंगलियों को उसके होंठों पर फिसलते हुए महसूस किया। अनजाने में स्पर्श हुआ, जैसे बिजली की लहरें उसे छू गई हों। सावधानी से खाओ, गंदा बिल्ली का बच्चा मत बनो। जू मुक्सी ने अपना सिर झुकाया और एकम की आवाज निकाली। वह अपने गालों को जलता हुआ महसूस कर रही थी। हम गली की शुरुआत से अंत में मिठाई की दुकान तक चले। अचानक फूलों की टोकरी लिए एक छोटी बच्ची पास आई। भाई और बहन, क्या आप फूल खरीदना चाहेंगे? जू मुक्सी ने फूलों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वे बहुत सुंदर हैं, लेकिन बहन को फूलों की जरूरत नहीं है। बच्ची मेरी ओर मुड़ी। भाई, तुम अपनी प्रेमिका को एक गुलदस्ता क्यों नहीं देते? यह सुनकर मैं अंदर से खुश हो गया। छोटी बच्ची, तुम बिजनेस में बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी टोकरी के सारे फूल ले लेता हूं। बच्ची खुशी से चिल्लाई, धन्यवाद भाई और बहन, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है।